इज पावर। और आज का हम लोग का जो टॉपिक है दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसका कुछ फीचर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन और स्टैग्नेंट इकोनॉमी। तो ये हम लोग का मेन टॉपिक है। आइए हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी का क्या क्या फीचर्स होता है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट है स्टैग्नेशन रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ नो इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टैग्नेशन जो है वो एक पीरियड को रेफर करता है जहाँ पे देयर इज नो इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब या तो बहुत ही कम इकोनॉमिक ग्रोथ होगा या फिर बिल्कुल भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। अभी जस्ट रिसेंटली कोविड गुजरा, ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या देखें कि लास्ट क्वार्टर अभी इस पर्टिकुलर क्वार्टर से जस्ट प्रीवियस क्वार्टर में देयर वाज 24% डिक्लाइन इन द जीडीपी। 24%, 24% डिक्लाइन। 24% डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के चलिए कि आप गुड्स एंड सर्विसेज उसके प्रीवियस क्वार्टर में आपने प्रोड्यूस किया था 100 रुपीज का, 100 रुपया का आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया था, ठीक है। 24% इसमें गिरावट दर्ज हुआ, यानी कि 100 माइनस 24 होकर के कितना का गुड्स आपने प्रोड्यूस किया। कोविड के टाइम्स में आपने 76 रुपीज का आपने गुड्स एंड सर्विसेज आपने प्रोड्यूस किया। इसके बाद ये और फर्दर घटा 24% के बाद, और फर्दर आई थिंक 5% और फर्दर फॉल किया था, जहां तक हमको आइडिया है। तो 5% और फर्दर फॉल किया। 100 रुपये का और 5% आप गिरावट दर्ज करिए, तो 76 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 71 रुपीज का आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जस्ट उसके नेक्स्ट वाले क्वार्टर में। और इस क्वार्टर में देयर इज अ रिवाइवल, ठीक है, यहाँ पे रिवाइवल हुआ है, थोड़ा मोड़ा ग्रोथ हुआ है। कितना परसेंट का ग्रोथ इस बार हुआ है, अभी रिसेंट डेटा बोल रहा है 20.1% का जीडीपी में एक अपवर्ड राइज हम लोग यहाँ पे देख पाए। इसका मतलब 20 या इसके साथ आप ऐड कर दो कितना परसेंट, 20% राउंड अबाउट, मैं राउंड फिगर ले रहा हूँ। तो इसका मतलब अभी आपका जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज आपने प्रोड्यूस किया है वो कितने का प्रोड्यूस किया है, 91। लेकिन बिफोर कोविड के आपका गुड्स एंड सर्विसेज कितना प्रोड्यूस हो रहा था, 100। तो देखने से तो लग रहा है देयर इज अ ह्यूज इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ 20%, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एक्चुअली में आपने गुड्स एंड सर्विसेज अभी 91 प्रोड्यूस किया, जो कि प्रीवियस कोविड टाइम से पहले, प्रीवियस कोविड एरा के मुकाबले में 9% का गिरावट है, मतलब कम है। आप पहले 100 प्रोड्यूस करते थे, अभी आप 91 प्रोड्यूस कर रहे हो, तो दैट मीन्स देयर इज अ फॉल। तो दिस इज अ पीरियड, ये जो समय अभी चल रहा है दुनिया में, मतलब दुनिया में नहीं, इंडिया में, इंडियन इकोनॉमी में, इट इज अ पीरियड ऑफ नो इकोनॉमिक ग्रोथ। कोई इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे नहीं हो रहा है एक्चुअली में। तो इट इज, यू कैन कंपेयर दिस पीरियड विद द इकोनॉमिक स्टैग्नेशन ऑफ ए कंट्री। तो दोस्तों ये जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन वाला पीरियड था, ये कोई नया चीज नहीं है। ये इंडिया जब इंडिपेंडेंस के कगार में था, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में था, तो इंडियन इकोनॉमी का ये फीचर बन गया था। ऐसा ये सिचुएशन से तो हम लोग रिकवर कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। वी इंडियन इकोनॉमी विल रिकवर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। जैसे ही कोविड का स्केयर वगैरह ठीक ठाक हो जाता है, वैक्सीनेशन सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है, आप लोगों को पता होगा। पर डे 90 लाख से लेकर के 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है पर डे। तो जब सारे हम लोग को उम्मीद है कि इस तरीके से सरकार जिस तरीके से काम कर रहा है उस तरीके से अगर काम करता रहा, तो इन दैट केस बहुत जल्द हम लोग क्या कर लेंगे, इस कोविड की वजह से जो इकोनॉमी को नुकसान हुआ है उससे हम लोग पूरी तरीके से रिकवर कर लेंगे। तो आपको बहुत ज्यादा दिन तक झेलना नहीं पड़ा। लेकिन ये जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाला जो सिचुएशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत साल तक हम लोग को सताता रहा। जब इंडियन इकोनॉमी के केस में देयर वाज नो इकोनॉमिक ग्रोथ, कोई इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे विटनेस नहीं किया गया था फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो क्या क्या इसका फीचर्स था ये देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ब्रिटिश हैड अ स्ट्रेटेजी, ब्रिटिश लोगों का यहाँ पे स्ट्रेटेजी था टू मेंटेन स्टैग्नेशन इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। स्टैग्नेशन बनाना इंडियन इकोनॉमी में बनाए रखना उन लोगों का मकसद था फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, ठीक है। उन लोगों का ये सोच था कि भारत अगर आत्मनिर्भर हो गया तो हमारा गुड्स तो फिर वो खरीदेगा नहीं, हम स्पेशली उसका जो अपना भारत में ही अगर गुड्स एंड सर्विसेज बनने लग गए तो इन दैट केस हम लोग का गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होगा, वो कौन खरीदेगा। तो इसी आप लोगों को पता होगा कि भारत ब्रिटिश कॉलोनी
हुआ करता था, तो ब्रिटिश लोग अपना जो थ्राइविंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसको सपोर्ट करने के लिए सारे गुड्स एंड सर्विसेज वो लोग इंडिया में आकर के डंप करते थे। तो अगर वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि उन लोगों को लगता था कि भारत में कम से कम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बर्बाद कर दो पूरी तरीके से, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर आप बर्बाद कर दोगे तो इन दैट केस द इंडियंस विल बी डिपेंडेंट अपॉन आवर गुड्स एंड सर्विसेज, वे जो कि हम लोगों का देश का इकोनॉमी को और आगे लेकर के जाएगा। तो ये सिचुएशन हम लोग देख पा रहे हैं। दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई इकोनॉमिक स्टैग्नेशन वाज प्रेवलेंट इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। दे स्पेसिफिकली टारगेटेड द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो देखिए, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा आगे कभी भी नहीं था, लेकिन इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो बहुत ज्यादा अच्छा था before the British came and even during the times of British also। हम लोगों का मेन कंट्रीज जो हम लोग से हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स खरीदता था उसमें था पर्शिया, जो कि प्रेजेंट डे ईरान था, और पार्ट्स ऑफ यूरोप में भी हम लोगों का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, हम लोगों का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट्स हैं वो जाता था। और आप लोगों को पता है कि हम लोगों का देश में जो मुगल बादशाह लोग थे वो लोग भी हैंडीक्राफ्ट्स के बहुत ही शौकीन थे, वो लोग पेट्रोनाइज किया करते थे। तो ये सब अच्छा सपोर्ट मिलने की वजह से हम लोगों का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री दुनिया का नंबर 1 बन चुका था। और हम लोगों का इसका मेन कारण था भारत में जो आर्टिसंस थे, जो हैंडीक्राफ्ट्समैन थे, उनका हाथ का काम बहुत ज्यादा खूबसूरत हुआ करता था। तो ये रीजन था। लेकिन ब्रिटिश लोगों ने इसको भी नहीं छोड़ा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को भी नहीं छोड़ा, और भारत में ला दिया एक लंबा स्टैग्नेशन पीरियड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज अ वर्ल्ड लीडर इन हैंडीक्राफ्ट। द ब्रिटिश लेविड हेवी टैक्सेस, देखिए किस तरीके से बर्बाद किया वो लोग। तो ब्रिटिश लेविड हेवी टैक्सेस ऑन इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स एट द टाइम ऑफ देयर एक्सपोर्ट। द एक्सपोर्ट्स वर मेनली टू पर्शिया, प्रेजेंट डे ईरान एंड पार्ट्स ऑफ यूरोप। ठीक है, उसको पूरी तरीके से ये लोगों ने बर्बाद किया और स्टैग्नेशन ला दिया पूरे कंट्री में। मशीन मेड प्रोडक्ट्स, और एक तो क्या दिक्कत हुआ, ब्रिटिश लोग बनाता था मशीन मेड प्रोडक्ट्स और हम लोग के हैंडीक्राफ्ट्समैन बनाते थे हाथ का काम, मतलब हाथ से बना हुआ चीजों को हैंडीक्राफ्ट बोला जाता है। तो ऑब्वियस बात है, मैनुअल लेबर को आप अगर मशीन के साथ कंपेयर करोगे तो मैनुअल लेबर जहां तक क्वांटिटी या वॉल्यूम का बात है वो पीछे रह जाएगा। ऑल्दो क्वालिटी हो सकता है उससे फार हम लोगों का सुपीरियर हो, ठीक है, खूबसूरती बहुत ज्यादा हो, लेकिन मैनुअल लेबर आप टिक नहीं पाएगा। तो मशीन मेड प्रोडक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश ऑल्सो हेस्टेड द फॉल ऑफ, हेस्टेड मतलब जल्दी कर देना, तेज कर देना, द फॉल ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री विच कुडंट कम्पीट विद द क्वांटिटी ऑफ द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स विच फ्लडेड द इंडियन मार्केट। ठीक है, ये इंडियन मार्केट में एक तरह से छा गया था ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। तो ऑब्वियस सी बात है, जो दिखता है वही बिकता है, ये मार्केट का रूल हमेशा से रहा है। तो जब पूरा का पूरा मार्केट को आप कैप्चर कर लोगे अपने प्रोडक्ट से, तो ऑटोमेटिकली आप ही का प्रोडक्ट बिकेगा, क्योंकि आपका कोई कंपटीटर यहाँ पे है नहीं। आज जो चीज चाइनीज प्रोडक्ट्स के साथ हो रहा है, आज हम लोग बाजार जाते हैं, हर एक प्रोडक्ट, हर एक जगह में हर एक प्रोडक्ट का एक मेजर शेयर चाइनीज प्रोडक्ट्स का होता है। ठीक है, ये यहाँ पे लास्ट जो रिसेंट डेटा हम लोग का आया है उसमें भारत में जो सामान चीन से आया हुआ है, जो चाइना से हम लोग व्यापार किए हैं, उसके मुकाबले में भारत ने जो चाइना से जो पैसा कमाया है वो 1/10 भी नहीं है दोस्तों। 1/10 मतलब चाइना से अगर हम लोग 100 रुपया का माल मंगाए हैं तो चाइना को हम लोग सिर्फ 10 रुपया का माल बेच पाए हैं। तो इतना ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स आप लोग गूगल से देख लीजिएगा, लेकिन भारत और चाइना के ट्रेड के बीच में चाइना को हमेशा बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। और ये सिचुएशन पहले ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिश प्रोडक्ट्स और इंडियन प्रोडक्ट्स के बीच में हुआ करता था। इंडियन प्रोडक्ट्स सिंस वॉल्यूम उनका बहुत कम था, तो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का मशीन मेड प्रोडक्ट्स के सामने टिक नहीं पाते थे। तो दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हिच ब्रॉट अबाउट इकोनॉमिक स्टैग्नेशन इन आवर कंट्री। और अब हम लोग इंडिकेटर समझेंगे, मतलब कौन कौन सिचुएशंस में ये जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन किसी देश में है कि नहीं है, उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे थ्रू सम इंडिकेटर्स। मतलब ऐसे कुछ चीज जो हम लोगों को हाईलाइट करके बताएगा कि अगर ये सिचुएशंस प्रेजेंट है तो हम लोग निश्चित ही बोल सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी है। आई होप आपको वीडियो समझ आ रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स।
हम लोग कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स समझेंगे, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्लियरली हम लोगों को ये बता देगा कि इंडियन इकोनॉमी एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। स्टैग्नेंट इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी होता है जिसमें कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होता है फॉर अ फेयरली लॉन्ग टाइम। तो आइए यहाँ पे डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। मतलब निशानी जो हम लोगों को बताएगा कि इंडियन इकोनॉमी में स्टैग्नेशन चल रहा था। तो देखिए, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ स्टैग्नेशन इज अ टॉपिक। तो मैंने 3 मेजर पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट करने का कोशिश किया। सबसे पहला पॉइंट था पर कैपिटा इनकम। दोस्तों, जिस देश का पर कैपिटा इनकम काफी लो रहेगा फॉर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग स्टैग्नेंट इकोनॉमी बोलेंगे। तो अभी एट प्रेजेंट हम लोग देख पा रहे हैं कि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो बांग्लादेश से भी कम है, अभी एट प्रेजेंट चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसा चलता रहा तो कभी ऐसा होगा कि ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि बांग्लादेश इंडिया से भी आगे निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। तो खैर, ये अभी का प्रेजेंट डे का बात है। हम लोग अभी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम्स में हम लोग बात कर रहे हैं। तो वहां पे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम जो भारत का था वो काफी ज्यादा लो था। ये डेटा हम लोग को ब्रिटिश लोगों के जमाने में नेशनल इनकम का जो सर्वे होता था उसके डेटा से हम लोगों को पता चला कि इंडियंस का जो पर कैपिटा इनकम था वो काफी दिन तक लो रहा। इसके बाद अब हम लोग ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिस देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है उस देश में अक्सर ये देखा गया है, एक चीज ऑब्जर्व किया गया है कि उस देश के लोगों का एग्रीकल्चर के ऊपर से जो डिपेंडेंस है, एग्रीकल्चर के ऊपर जो निर्भरता है वो धीरे धीरे डिक्रीज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, चाइना को आजादी मिला है ब्रिटिश रूल से 1929 के आसपास। तो चाइना का आज जो उस समय 1929 में जितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन चाइना का एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट था, आज अगर कंपेयर करके देखेंगे तो उसका काफी एक लो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये सिचुएशन हर देश के साथ होना चाहिए था। भारत के साथ इसका एग्जैक्टली उल्टा हुआ। भारत के साथ ये जो परसेंटेज है ये काफी हद तक बढ़ गया, तो जो कि क्लियरली इस बात को दर्शाता है कि इंडियन इकोनॉमी एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी हुआ करता था। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर वाला पॉइंट भी हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। अभी ध्यान दीजिए, एक एक करके मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखवाए, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम में देखिए मैंने क्या लिखा है, द कंट्री हैविंग अ लो पर कैपिटा इनकम। जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम लो है फॉर अ लॉन्ग टाइम इज गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन। इंडियाज पर कैपिटा इनकम डिडंट राइज सिग्निफिकेंटली फॉर अ लॉन्ग टाइम। भारत का जो पर कैपिटा इनकम है वो काफी ज्यादा समय तक सिग्निफिकेंटली राइज नहीं किया था। ठीक है, एज एविडेंट फ्रॉम द नेशनल इनकम डेटा ऑफ ब्रिटिश रूल। ये इस बात का सबूत है कि भारत स्टैग्नेशन से गुजर रहा था। इसके बाद अब सेकंड पॉइंट देखिए, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो मैंने लिखा है, जनरली व्हेन एन इकोनॉमी ग्रोज द डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर डिक्रीजेस। दिस डिडंट हैपन इन केस ऑफ इंडिया। On the contrary, the percentage of population dependent on agriculture rose from 62% in 1861 to 70% in 1946. तो 1861 में 62% लोग इंडिया में एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट थे, जबकि 1946 में ये परसेंटेज बढ़ करके 70% हो गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि भारत के लोग ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर के पीछे दौड़ रहे थे। ठीक है, एग्जैक्टली यही सिचुएशन आज भी हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, कोविड के बाद ठीक है जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है इंडियन पॉपुलेशन डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर वो बढ़ गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्टैग्नेशन से हम लोग अभी भी जूझ रहे हैं ड्यू टू कोविड। तो खैर बहुत सारे इंडस्ट्रीज अभी बंद हो चुके हैं। ठीक है, जैसे ये इंडस्ट्रीज खुलेंगे फिर से हो सकता है ये सिचुएशन फिर से पलट जाए, फिर से हम लोग एक थ्राइविंग इकोनॉमी बन सकते हैं। कंटिन्यू विद द वीडियो। अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। देखिए, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर वाज आल्सो अ बिग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि भारत में ज्यादा सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कुछ खास एग्रीकल्चर के मामले में नहीं हुआ है। आई थिंक फॉर द लास्ट 200 years भारत के फार्मर्स लोगों को उनका जो फोर फादर्स जैसे सिखा के गए थे, ठीक है, एग्जैक्टली वही मेथड्स वो लोग फॉलो कर रहे हैं। कोई नया इनोवेशन या इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी यहाँ पे विटनेस नहीं किया है। ये भी एक इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का निशानी है दोस्तों। ठीक है, जहाँ पे आप न्यू मेथड्स को अपनाते नहीं हो वहाँ पे डेफिनेटली स्टैग्नेशन आना ही आना है।
तो यहाँ पे देखिए देयर वाज, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, देयर वाज नो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द मेथड ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर। भारत में मेथड ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर में कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुआ था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी तो फिर भी काफी ज्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ H5P टेक्नोलॉजी आने के बाद से, ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद से, बट उस जमाने में ऐसा नहीं था। इसके बाद सेकंड पॉइंट है देयर वाज नो प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज। कुछ प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज भारत के फार्मर्स को अवेलेबल नहीं था। ब्रिटिश लोगों ने बस ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ द 20th सेंचुरी कुछ कनाल्स वगैरह बनाए थे जो कि सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं था टू ब्रेक द स्टैग्नेशन इन द कंट्री। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि कंट्रीज पार्टीशन एंड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट्स। देश का जो पार्टीशन हुआ था वो भी बहुत बड़ा एक हम लोग के देश में बहुत इकोनॉमी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करके गया था। पार्टीशन हुआ था धर्म के आधार पे, धार्मिक आधार पे। जब पार्टीशन हुआ है तो इतिहास इस बात का गवाह है कि उन कंट्रीज को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा है। ऐसा ही हुआ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ। हुआ क्या कि जितना भी फर्टाइल लैंड्स था, ज्यादातर फर्टाइल लैंड्स कॉटन और जूट प्रोडक्शन के लिए, वो सारे लैंड्स फॉल कर गए ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में। जबकि हम लोगों के पास शेयर में आया इंडस्ट्रियल सेक्टर। बिना लैंड का इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या करेगा? तो हम लोगों को भी काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा और डेफिनेटली पूरा का पूरा कॉटन एंड जूट इंडस्ट्रीज इसकी वजह से सफर किए। तो एक के बाद एक पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आफ्टर पार्टीशन इंडिया गॉट 77% लैंड एरिया ऑफ अनडिवाइडेड कंट्री। ठीक है, 77% लैंड एरिया मिल पाया अनडिवाइडेड कंट्री का। अनडिवाइडेड कंट्री मतलब जब इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एक सिंगल कंट्री हुआ करता था। इसके बाद इट गॉट 82% शेयर ऑफ पॉपुलेशन। भारत को 82% शेयर ऑफ पॉपुलेशन मिल पाया। ठीक है, और 77% लैंड एरिया के बदले में। तो इंडिया गॉट 91% शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड 93% शेयर ऑफ एम्प्लॉयड लेबर। ठीक है, 91% शेयर इंडस्ट्रियल सेक्टर का मिल पाया और 93% एम्प्लॉयड लेबर का हिस्सा भारत के हिस्से में आया। तो however most of the fertile land available for cotton and jute went to West Pakistan, Pakistan of today, and East Pakistan, present day Bangladesh, which severely affected the cotton and jute industries. तो दोस्तों ये था कहानी हम लोग के देश का इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का। कुछ और पॉइंट्स है जो कि मैं बहुत जल्द डिस्कस करूंगा।